कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अपने एक अधिवेशन में बोलते हुए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने बजरंग दल को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर कार्रवाई कर उस पर बैन लगाने की बात कही है, अगर ये फैसला 70 साल पहले कांग्रेस ले लेती तो आज देश बर्बाद नहीं होता। उन्हें यह भी कहा कि जब कांग्रेस ने बजरंग दल पर इस तरीके की कार्रवाई करने का ऐलान किया तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने ऐसा कहकर गलती की है और इससे उन्हें कर्नाटक चुनाव में नुकसान होगा। बजरंग दल के मेरठ प्रांत संयोजक विकास त्यागी अरशद मदनी के इस बयान पर हमला बोलते हुए वो कह रहे हैं कि बजरंग दल पर नहीं, अरशद मदनी जैसे लोगों पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लोग देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बजरंग दल के ऊपर हम खतगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती, फक्र तंगदस्ती का बोलबाला न होता, मुल्क के अंदर इख्तिदार उनका होता जो मुल्क में हर तबके को चैन और सुकून के साथ जिंदा रहने का मौका देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, आज आकर के उन्होंने ये कहा कि हम फिरका परस्त पार्टियों के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे और मुल्क के अंदर मदनी के द्वारा एक बयान जारी किया गया है जिसमें बजरंग दल को ये कहा गया कि कांग्रेस को तो 70 साल पहले से बैन लगाया जाना चाहिए था। मैं मदनी को कह देना चाहता हूं कि बैन बजरंग दल पर नहीं लगना चाहिए, बल्कि बैन तो तुम जैसे लोगों पर लगना चाहिए जो इस देश के, समाज के, राष्ट्र के लिए और बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि देश और राष्ट्र के विरुद्ध शक्तियों को आप पोषित कर रहे हैं। जितने भी देश विरोधी लोग आतंकवादी के रूप में पकड़े जाते हैं, आपकी संस्था जमीयत और आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। बजरंग दल जैसे राष्ट्रभक्त पर उंगली उठाने से पहले और मदनी जैसे व्यक्ति को अपने गिलवान में झांकना चाहिए कि देश, समाज और राष्ट्र में आपका क्या योगदान है। आप लोगों ने तो 1947 में देश का विभाजन करके और पाकिस्तान के रूप में आपने ले लिया, तो आपसे बड़ा और फिरका परस्त और कौन हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इन लोगों पर बैन लगना चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य जुड़ चुके हैं लाइव। योगेश, एक बार फिर से मदनी ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने इस बार कहा कि भाई कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की थी, अगर वो 70 साल पहले ही बैन लगा देते तो अभी देश बर्बाद नहीं होता। योगेश, ये जानना चाहेंगे कि मदनी को कहां से देश अभी बर्बाद लग रहा है और मदनी को किस तरह से लग रहा है कि बजरंग दल एक खतरा है देश के लिए। हाँ, देखिए बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह से एक अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सब बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया है अधिवेशन में कि कर्नाटक सरकार बनी है कांग्रेस की और उन्होंने एक वादा किया था कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये बैन जो है 70 साल पहले कांग्रेस जब सत्ता में थी तभी लगा देती तो शायद आज जो है देश बच जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का विवादित बयान, क्योंकि देश में किस तरह का माहौल है, एक तरफ तो आप बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के बयान देते हैं जो माहौल खराब करने वाली बात होती है। तो ऐसे में सवाल उसको खड़ा करती है कि जिस तरह से आप लगातार बयान देते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, फिर वहां पर जो है गंगा जमुना की तहजीब की बात कर देते हैं और सबको साथ मिलकर रहनी चाहिए, इस तरह के बयान आप देते हैं। उसके बाद एक तरफ इधर के इस तरह के बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली, आप ही के ऊपर इस तरह के सवाल जो है खड़े होते हैं। उधर बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने भी बयान दे दिया है कि हमारे ऊपर बैन न लगा करके ऐसे लोगों पर बैन लगाना चाहिए जिनका राष्ट्र में कोई योगदान नहीं है। जी मनीष जी। योगेश, देखो, सबसे एक चीज बड़ी बात है कि मदनी इस तरह के बयान देते हैं। पहले कहते हैं यमुना जमुना तहजीब की बात करते हैं, जब यमुना जमुना तहजीब की बात करते हैं तो फिर इस तरह के बयान की बात करते हैं।
अच्छा, क्या मदनी को पीएफआई और सिमी के बारे में नहीं पता है? अगर ये मदनी जी को पता है, इतने वरिष्ठ वो मौलाना है, इतना वो अपने धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई सिमी, पीएफआई आतंकवादी तो इनसे निकल रहे हैं। बजरंग दल से बता दें एक आतंकवादी निकला है, बता दें कोई भी ऐसा इंसान निकला है। भाई वो तो एक अपना संगठन चला रहा है, वो चल रहा है। अब इस पर जो है उसको बैन करके बड़ा खुशी हो रहा है, तो क्या इन्हें लग रहा है कि पीएफआई बैन हो गया, सिमी बैन हो गया, तो इन्हें ये एक बदले के रूप में नहीं लग रहा है कि बजरंग दल बैन हो जाए तो बड़ा खुशी होगी इन्हें? ना देखिए, बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह से पीआईएफ की बात हो चाहे विनय की बात हो, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए, देवबंद में कई बार जो है जो देश विरोधी संगठन के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए लोग पाए जाते हैं। कई बार उनकी देवबंद से गिरफ्तारी हुई है और इन्हीं के कई मदरसों से उनकी गिरफ्तारी जो है जो एटीएस कर चुकी है। तो उसको लेकर तो इनके कभी बयान सामने नहीं आता कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, सरकार को ऐसा करना चाहिए। इस तरह के संगठनों पर जो है बैन लगाने को लेकर इनको खुशी जाहिर होती है। कर्नाटक में सरकार बन गई, तो कर्नाटक में जिस तरह से मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अपना कहा था कि बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, तो अब सरकार बन गई, तो अब उसको वादे को पूरा करने के लिए इस तरह के बयान देने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि अब तक की बात देखी जाए, तो बजरंग दल ने हमेशा राष्ट्र के लिए काम किया है और कहीं ना कहीं राष्ट्र को बचाने के लिए और कहीं ना कहीं जो है देश को एक नई दिशा देने के काम किया है। लेकिन कहीं जिस तरह के संगठन बैन हुए हैं और उनसे जुड़े हुए लोग जब देवबंद से गिरफ्तार होते हैं, तो अब इन लोग ये सामने बयान नहीं देते और इस तरह का बयान अब देकर जो है एक खाई खोदने का बात करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से इन्होंने दिया है उसके समर्थन में कौन कौन लोग सामने आते हैं, क्योंकि इस तरह के संगठन, इस तरह के जब बयान आते हैं तो कई लोग इनके समर्थन में उतर आते हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगती है, राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बजरंग दल के पक्ष में कौन ये आता बड़ी है बात आपने और कही इनके कि पक्ष। जब पीएफआई जैसे संगठन पर जब बैन लगता है या फिर इनके कोई ऐसे कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, जिस हिसाब से अभी पूरी छापेमारी चल रही है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं, सिमी वाले पाए गए, उन पर तो बैन ही लग चुका है, तब इन लोगों के मुंह से नहीं निकलता है, कुछ एक शब्द नहीं निकलता है, कुछ नहीं बोलते हैं, विपक्ष भी शांत रहता है। लेकिन अब जो है विपक्ष को भी एक मौका मिल जाता है, क्योंकि वोट बैंक उनको बढ़ाना है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, विपक्ष इसको कैश करने की पूरी कोशिश करेगा, मदनी के इस बयान को कैश करेगा, क्योंकि ये मुस्लिम भाई धर्मगुरु हैं और पैठ रखते हैं अच्छी खासी, तो इनके बयान को कैश करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस कैश के चक्कर में फिर चीजें आ जाएंगी हिंदू मुस्लिम में। अब ये लोग समझते नहीं, फिर बाद में कहेंगे बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बयान आया है, इसको हिंदू मुस्लिम पर बांटकर जो है कहीं जब राजनीति की देखिए तौर पर देखा जाए तो राजनीति तो होगी। कहीं विपक्षी जो नेता हैं वो इसके समर्थन में उतरेंगे, तो कहीं जो है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बजरंग दल के समर्थन में उतरेंगे। तो ये 2024 को एक नया दिशा देने की भी कोशिश यहाँ पर बिल्कुल होगी। और 2024 का चुनाव है, तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम करने की बात आती है। पहले तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम पर चुनाव ले आती है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह के बयान देना और खुद हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, इस तरह के बयान देना और दो लोगों को जिनकी आप एकता की बात कर रहे हैं उनको दो दिशा में बांट देना, उनके बीच में एक गहरी खाई कर देना, इस तरह के बयान कहीं ना कहीं अपने आप में सोचनीय है। उनको सोचना चाहिए कि किस तरह के बयान आप दे रहे हैं, उनका जो है आम जीवन पर कितना असर पड़ेगा। योगेश, देखिए 2024 से पहले या कर्नाटक चुनाव में देखिए जिस तरह से पूरे चुनाव का रुख बदल गया, पूरे चुनाव की जो फिजा है वो बदल गई, कहाँ से चुनाव शुरू हुआ था कहाँ पहुँच गया। अच्छा, ये जो हिंदू मुस्लिम का ये जो पूरा राग पट्टा है, एक ब्लूप्रिंट है, आपको नहीं लग रहा कि अब यहीं से सारी चीज़ें तय हो जाएंगी और यहीं से 2024 का लोकसभा चुनाव तय हो जाएगा? क्योंकि विपक्ष को मालूम है अगर मुस्लिम वोट पाना है तो ऐसे भाई इनका समर्थन कर दो, इनका समर्थन करेंगे तो मुस्लिम वोट पड़ेंगे। अब यहाँ पर फिर विपक्ष कहेगा कि जी हिंदू मुस्लिम तो ये कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि आप किसी भी मंच पे देखिए तो विपक्ष कहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, फिर विपक्ष कहेगा कि हम इसको बैन कर देंगे, इस संगठन को बैन कर देंगे, उस संगठन को बैन कर देंगे, फिर उस संगठन का धर्मगुरु आ जाता है, फिर चिल्लाने लगता है कि ये जी आपने बहुत अच्छा काम किया। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष तो अब इससे बच रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो जान गया है बिना हिंदू मुस्लिम के रोटी नहीं सिकने की है। अगर वोट पाना है तो हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम गाना पड़ेगा, तभी वोट पा पाएंगे।
देखिए मनीष जी, सबसे पहली बात ये है कि जिस समय कर्नाटक में चुनाव थे उस समय जो है इस तरह का मैनिफेस्टो जारी होता है और उसमें बजरंग दल को बैन लगाने की बात की जाती है। तब इस तरह के बयान सामने नहीं आते क्योंकि इनको लग रहा था कि हो सकता है कि वहां पर जो है बीजेपी की सरकार बन जाए, हो सकता है वहां पर सरकार जो है बीजेपी की बन जाए, तो वहां पर जो है इस तरह के बयानबाजी अभी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही कर्नाटक में सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो इस तरह के बयानबाजी करनी शुरू कर देते हैं और आगे 2024 का चुनाव है, तो ऐसे में जो है अब संगठनों पर जो है राजनीतिक सियासन छिड़ेगा और राजनीति को लेकर जो है अब संगठन को बैन करने वाले मुद्दे उठेंगे और फिर विकास की तो बात होती है चुनाव में कि विकास की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम पर सवाल उठाए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम पार्टी का ही है, हिंदू मुस्लिम को लेकर के वोट की जा रही है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, 80-20 की बात की जा रही है। लेकिन जब बात इस तरह की बयानबाजी की आती है तो इस बयानबाजी पर कोई मौलाना बोलने के लिए तैयार नहीं होता। जब हमने बातचीत करने के लिए कोशिश की तो एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हाँ हम बैठने के लिए तैयार है, हम कहने के लिए तैयार है, हम इसके पक्ष में करने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि इस तरह के बयान देना आसान है लेकिन इनको बयानों को फेस करना कितना मुश्किल है, ये सब वो भी जानते हैं। जिस तरह से बजरंग दल को बैन करने की मांग उठी कर्नाटक में और अब जो मुस्लिम धर्मगुरु है इसका समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बजरंग दल के जो संयोजक हैं और भी बजरंग दल के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? वो लोग, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या वो लोग किसी प्रकार का प्रदर्शन या ऐसा करेंगे कि ताकि भाई एक मैसेज जाए कि नहीं, हम लोग इस तरह की बातें गलत हो रही हैं, हम लोग को बैन करने की बातें गलत हो रही है, तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, उन्होंने उस समय जिस समय ये कर्नाटक में बैन करने का मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उस समय भी जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है मंगलवार के दिन शाम के समय 6 बजे एक सामूहिक रूप से जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर इसका विरोध जताया था। उन्होंने कहा था हमें सरकार से आवश्यकता नहीं कि सरकार किसकी बनेगी और हमें किसकी सरकार गिरानी है। हम तो सिर्फ एक ये उन्होंने मांग की थी कि हम तो बजरंग दली जो है दल के लोग हैं, हनुमान के उपासक हैं और हम तो हनुमान भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले। लेकिन अब इस तरह का बयान आया तो उन्होंने इसको लेकर के अब प्रांत संयोजक जो है विकास त्यागी, उन्होंने बयान दिया है कि अपने गिरबान पर झांकना चाहिए, हमें बैन करने की बात कर रहे हैं क्योंकि हम तो लगातार राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम तो देश के लिए काम करते हैं, हमारा तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता जो देश विरोधी हो, हम तो हमेशा देश के लिए काम करते आए हैं। लेकिन हमें बैन करने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि हम जो देश की गतिविधियों में विरोधी गतिविधियों में पाए जाते हैं उनका समर्थन क्यों करते हैं और आखिरकार अगर हम उनका समर्थन करते हैं तो ऐसे संगठन जो देश के लिए काम करते हैं उनको बैन लगाने की मांग क्यों की जा रही है। अच्छा योगेश, कहीं ना कहीं देखा जाता है ऐसे जो मौलाना और ऐसे जो धर्मगुरु हैं अपने समर्थकों को खुश करने के लिए भी इस तरह के बयानबाजी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।